हल्कापन हमको त्यागना चाहिए। हमारे व्यवहार में, आचरण में हम स्वार्थ की बात तनिक भर भी न छोड़े। मुझे ही क्या मिला, मुझे क्या मिला, ऐसी बात कभी न सोचे मित्रों। और ऐसे महान आंदोलन के महान नेता वो शहीद हो गए। आज उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। किस बात के लिए शहीद हुए? कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलीनीकरण होना चाहिए हिंदुस्तान के साथ, अधूरा नहीं होना चाहिए। तुरंत परिणाम हुआ, परमिट सिस्टम खत्म हो गया, तिरंगा झंडा लहराने लगा, लेकिन धारा 370 नहीं गई, संविधान बना रहा। 3 जो हिस्से थे, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, उनमें से दो प्रधान नहीं रहे। और हमारा जो निशान, 2 निशान अभी भी है, लेकिन उसमें से हमारा निशान देश का वो भी वहां लहराने लगा। आज वहां पर दोनों है और वो तिरंगा ज्यादा फहराता है। कश्मीर का झंडा मैंने कम देखा है, वहां पर है लेकिन कम देखा है। लेकिन भारत का 370 संविधान बना हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि नेहरू जी ने अनेक बार कहा कि ये तो टेम्पररी प्रोविजन है। आलोचना होती थी संसद में कि 370 क्यों है। एक बार बहुत तीखी आलोचना हुई संसद में, तो उन्होंने कहा कि ये अस्थाई प्रावधान है और समय के साथ ये घिस जाएगा। घिस रहा है, घिसते घिसते घिस जाएगा। मुझे याद है छागला साहब ने एक बार संसद में कहा कि पंडित जी आप कितनी बार कहते हैं कि घिसते घिसते घिस जाएगा, अभी तक तो घिसा नहीं, ये कब तक घिसेगा, इसको खत्म करो। और हमको तब तक संतोष नहीं होगा जब तक धारा 370 औपचारिक रूप से और रिपील होकर के खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक संतोष नहीं होगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि 370 बनी क्यों? मैं उनको कहता हूं कि कश्मीर के जो नेता उस समय थे वो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। शेख अब्दुल्ला मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, लेकिन उनको लगता था कि अगर कश्मीर व्यवहारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन जाए और मैं उसका निर्विवाद नेता बन जाऊं तो यह सबसे अच्छा होगा। नेहरू जी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन नेहरू जी फिर भी पूरी तरह से भारत कश्मीर को बाकी रजवाड़ों के समान भारत में पूर्ण तरह विलीनीकरण के पक्ष में नहीं थे। उसका कारण है दूरदर्शिता की कमी, उसका कारण है साहस का अभाव, दृढ़ता की कमी। लेकिन परिणाम वही 370 बनी रही। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे 370 को, और बड़ी मुश्किल से माने। वो हो गया, नेहरू जी चले गए थे। मैं उस सारे इतिहास में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं देश को इस बात को पहचानने के लिए मैं चाहता हूं कि हम पहचान उनको कराएं कि आज हम तो ठीक है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन को वापस लाने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ, ऐसा कभी नहीं देखा किसी ने कि एक बाबा रामदेव जैसा साधु पुरुष, उसके हजारों अनुयायी, वो आकर के उनके साथ शांतिपूर्वक उनके इस मांग का साथ दे कि काले धन को वापस लाओ, और रात्रि के समय उनके ऊपर इस प्रकार का अत्याचार किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, जिसके कारण महिलाएं, बच्चे, सबके ऊपर ऐसी स्थिति आए कि एक महिला सुषमा जी उनको हॉस्पिटल में देखने गई तो डॉक्टरों ने कहा कि वो मृत्यु और जीवन के बीच में झूल रही है, लेकिन उनको जैसी चोट लगी है
उनकी जिस प्रकार से आहत हुई है, लगता है कि वो बच भी जाए तो भी वो पैरालाइज्ड रहेगी, वो बिल्कुल अपंग रहेगी। उस महिला को देख करके आई थी, पूरा वर्णन उन्होंने सुनाया था सभी को, सब लोग हैरान हुए। और राजबाला नाम है उनका। और ये सब कुछ हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? उसके 3 दिन बाद मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं ने कहा देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव, देयर वाज नो अदर ऑप्शन, और कोई तरीका नहीं था। अन्यथा इस प्रकार की स्थिति में अगर डिस्पर्स भी करना होता है तो पुलिस जानती है कि किस प्रकार से डिस्पर्स किया जाता है बिना इस प्रकार की कोई ज्यादती किए हुए। लेकिन जब कोई सरकार कटघरे में खड़ी होती है और सबकी नजरों में गिर जाती है, अपराधी अनुभव करती है और उसको कोई रास्ता नहीं सूझता, तो कोई ना कोई इस प्रकार का आतंकवादी रास्ता अपनाती है। ये जून का महीना है, आज 23 तारीख को नहीं भूलना चाहिए। मैं लोगों को कहता हूं कि 25 जून को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी, और वह इमरजेंसी भी इसलिए लगी थी क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने कहा था सभी विपक्षी दलों को, उन्होंने कहा कि केवल मात्र गुजरात में जैसे विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और जिस प्रकार का विद्यार्थियों का आंदोलन मैंने बिहार में करवाया, लेकिन उससे भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी उससे वह स्रोत है भ्रष्टाचार का। मैं ये शब्दावली पसंद नहीं करता हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहे। गंगोत्री एक शुद्ध शब्द है, पवित्र शब्द है, गंगा नहीं है। ये भ्रष्टाचार का उद्गम स्थान है, ये गंगा का उद्गम स्थान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ज्यादा तीखे शब्द कहने से वो कोई उसमें परिवर्तन आने वाला है। तर्कपूर्वक और जन समर्थन के आधार पर हमको उन्हें पराजित करना है। आखिर तो हम इमरजेंसी के ऊपर विजयी हो सके तो उसका कारण भी हमारी दृढ़ता, हमारा स्टैमिना, हमारा सही दृष्टिकोण। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि मैं बेंगलोर के जेल में था, तो बेंगलोर के जेल में एक बार मुझे सुपरिंटेंडेंट मिलने आया, आकर के कहा कि एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कौन है? उन्होंने कहा कि एक एडवोकेट है, 65 साल की आयु है उनकी, और वो आए हुए हैं, कहते हैं कि मैं अडवाणी से मिलना चाहता हूं। वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हैं, मैं मिल सकता हूं क्या उनसे? तो सुपरिंटेंडेंट ने उनको कहा कि साधारणतः केवल रिश्तेदार ही मिल सकते हैं, आप उनके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं, मैं उनसे पूछूंगा, वो अगर मिलना चाहेंगे तो मुझे आपत्ति नहीं होगी, मैं मिला दूंगा। उन्होंने आकर के मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं मिल लूंगा। मैं गया बाहर, जहां पर लोग मिलने आते थे वो वहां पर बैठे थे, वो अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी भी साथ थी। वो आकर के मुझे मिले, कहा कि मैं एडवोकेट हूं और मेरे परिवार के लोग जो हैं वो जीवन में सेटल्ड हैं, सब अपना अपना काम करते हैं।
मेरा एक लड़का जो है वो आपके साथ ही है, एक किसी और जेल में है यहाँ के, और मैं आपके पास आया हूं ये पूछने के लिए कि आप मुझे किसी एक व्यक्ति से कोई परिचय करवा सकते हैं क्या दिल्ली में? मैंने कहा दिल्ली में क्यों परिचय चाहिए? कहा कि मैं दिल्ली से अपरिचित हूं, दिल्ली में कौन कहां रहता है मैं नहीं जानता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है और इसीलिए मैं कुछ नहीं आपको कहना चाहता हूं, मुझे खाली एक कोई परिचय दे दीजिए कि जो मुझे बता सके कि कौन कहां है, बाकी मेरा काम। मैंने कहा देखो आप जब कहते हैं ना बाकी मेरा काम, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं हम लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम केवल मात्र किसी एक नेता को उसके पद से हटाने के लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी सैनिकों में, सेना में इस प्रकार का भाव रहता है कि ये जो नेता है वो ठीक नहीं है, उसके स्थान पर अगर मैं बन जाऊं तो मैं ठीक रहूंगा। ये होता है, जिसको कू कहते हैं, वो होते हैं कू, आर्मी कू, मिलिट्री कू, लेकिन उससे कभी भी कहीं लोकतंत्र नहीं आता। इस प्रकार की तानाशाही जैसी आज है इमरजेंसी में, उसके स्थान पर अगर लोकतंत्र लाना है तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, लंबा संघर्ष करने की तैयारी चाहिए, और हमारे अंदर वो तैयारी है और उस तैयारी के साथ हम लगे हुए हैं, चाहे जितने दिन वो लगाए। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, हमारे कार्यकर्ताओं को दो चार तीखे शब्द कहने में ही संतोष आया था, लेकिन उसको तो इससे भी नहीं आता था। उसके मन में तो कोई और कल्पना थी और उसने वो कल्पना मुझे सुनाई। मैंने उन्हें जब समझाया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपका आदर करता हूं, इसीलिए आपसे मिलने आया हूं और इसीलिए मैंने बात कही। थोड़ी देर बाद वो गए, आकर के अपनी पत्नी से मिले और उनकी पत्नी भागती मेरे पास आई और आकर के मुझे धन्यवाद दिया। कहा पिछले 15 दिनों से मैं इतनी परेशान थी, ये दिन भर यही बोलते रहते थे, और वो कहते थे कि मैं जाकर के अडवाणी से मिलता हूं जेल में और रास्ता निकालूंगा। मित्रों ये देखिए, कभी कभी सरकार अगर बिल्कुल इस प्रकार का व्यवहार करती है तो जनता में कैसी प्रतिक्रिया होती है, इसका भी भाव समझना चाहिए।